हेलो एवरीवन, मैं राजेंद्र सांखला आप सभी का अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th में स्वागत करता हूं। इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज बाग 2 में एक तो गीत दिया हुआ है उत्साह नाम से, और एक इनकी कविता है जिसका नाम है अट नहीं रही है। ठीक है, उत्साह एक गीत है जिसमें बादल को संबोधित करता है, और अट नहीं रही है एक कविता है जिसमें फागुन की मादकता का, सौंदर्य का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो देख लीजिए। कक्षा 10 पुस्तक का नाम है हमारा क्षितिज बाग 2। पुस्तक का क्या नाम है? क्षितिज बाग 2। आपको तस्वीर दिख ही रही है। और अध्याय हमारा 5 है, और लेखक का नाम है हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनका नाम तो वैसे बचपन में सूर्य कुमार था। 1917-18 में इन्होंने अपना नाम बदल करके सूर्यकांत रख लिया। वैसे बचपन का नाम इसका पूछे तो क्या नाम है? सूर्य कुमार। क्या नाम था? सूर्य कुमार। और 1917-18 में इन्होंने इस नाम को बदल करके क्या रख लिया? सूर्यकांत रख लिया, और ये इनकी उपाधि दी गई है हिंदी साहित्य इतिहास में। तो हम सबसे पहले इनका जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे, प्रकाश डालेंगे। अच्छे से हमें समझना है इसको कि इनका जन्म 1899 ईस्वी में होता है। कहाँ होता है? महिषादल में होता है। लेकिन इनका पितृ गांव, या हम कहें मूलतः ये कहाँ के निवासी थे? गडाकोला के निवासी थे। यह सब हमें पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है इनका निधन कब हुआ? 1961 में हुआ। यह सब जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होगी। लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं पढ़ा दूं बस आप लोगों ने पढ़ लिया। मेरा उद्देश्य वही है जो टर्म फर्स्ट में था, कि जो मैं जितना समय मैं पढ़ा रहा हूं वह आप लोगों को याद होना चाहिए। देखो भाई, याद हो गया ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा दिया फिर बाद में आप उसे लिखोगे। फिर उसे लिखना एक अच्छी बात है, लेकिन जितना मैं पढ़ाऊं ना तब कुछ भी नहीं लिखना है, बस आप लोगों को याद करवाना। मैं याद करवाऊंगा, चाहे मैं 1 बार 2 बार 3 बार कितनी बार रिपीट करूं उसे, मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोगों को याद हो। ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं कि 30% याद हुआ, नहीं, मुझे 100% चाहिए नंबर भी, टर्म 2 में जैसा हमने टर्म फर्स्ट में प्राप्त किया था। ठीक है, तो फिर हम इनका जो गीत दिया हुआ है उत्साह, उसका सारांश के रूप में पढ़ेंगे कि इसमें बादल को संबोधित करते हैं। ये एक तरफ तो बादल को पुकारते हैं कि आप आओ, और इन किसानों की जो भी समस्याएं हैं, इनकी फसलें नहीं हो रही हैं तो आप बरसो। और एक तरफ क्रांतिकारी के रूप में इसको आह्वान करता है बादल को। एक बात और ध्यान रखना, बादल निराला जी का सबसे प्रिय विषय है। आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि निराला जी का सबसे प्रिय विषय कौन सा है, तो प्रिय विषय का नाम क्या है? बादल। क्या नाम है बच्चों? बादल। और उत्साह गीत में बादल को ही पुकार रहा है, बादल का ही आह्वान किया गया है। फिर है इनकी एक कविता दी हुई है, उसका सारांश रूप में हम पढ़ेंगे, सार पढ़ेंगे। अट नहीं रही है, इसमें फागुन की मादकता का, फागुन के सौंदर्य का वर्णन किया गया। ये फाल्गुन क्या है? जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये अंग्रेजी महीने होते हैं ना, ऐसे ही हमारे भारतीय महीने होते हैं 12। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघ, पौष, माघ, फाल्गुन, जिसे 22 मार्च 1957 को ग्रहण किया गया था। ठीक है, उसी में जो अंतिम माह है 12वां माह, जिसे फागुन कहा जाता है, उसकी मादकता का, उसकी सौंदर्यता का वर्णन किया गया, उसका सौंदर्य का वर्णन किया गया है इसमें। अट नहीं रही है। ठीक है, फिर हम जितना भी हमने पढ़ा, जीवन परिचय, उत्साह का गीत का सारांश, अट नहीं रही कविता का सारांश, इससे संबंधित अभ्यास प्रश्नों के बारे में चर्चा करनी है हमें, कि हमें याद हुआ भी है या नहीं। एक बात और ध्यान देना, यहां एक तस्वीर दी हुई है, आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है, 3-4 लेखकों की तस्वीर दे देगा और पूछेगा वो कि निम्नलिखित में तस्वीर बताइए किसकी है। तो ध्यान रखना, वही तस्वीर है जो तुम्हारी पाठ्य पुस्तक में है, ध्यान रखना। तो कौन है ये साहब? हमारे निराला जी। ठीक है, तो
इस सेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय, हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में दिए हुआ इनके द्वारा रचित उत्साह नामक गीत का सारांश पढ़ेंगे। एक कविता है अट नहीं रही है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम अभ्यास प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम जीवन परिचय पढ़ेंगे किनका? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। तस्वीर आपको दिख रही है, बता चुका हूं मैं। अब देखो, मैंने अभी बताया कि जीवन परिचय सूर्यकांत त्रिपाठी जी का, निराला जी का जन्म कब होता है? 1899 ईस्वी में होता। ध्यान रखना, पहले ही बता रहा हूं, जन्म जीवन परिचय हमें अच्छे से याद होना चाहिए। ज्यादा सिलेबस नहीं है हमारा टर्म 2 का, तो जीवन परिचय प्रत्येक लेखक का याद होना चाहिए। तो निराला जी का जीवन परिचय की बात करें, जन्म की बात करें तो 1899 में होता है। कहां होता है? बंगाल के महिसादल में। यानी महिसादल में तो इनका जन्म होता है, लेकिन ये महिसादल के नहीं थे। ये मूलतः इनका गांव कौन सा था? यदि आपसे पूछ लिया जाए इनका पितृ गांव या पितृग्राम पूछ लिया जाए तो ये महिसादल के नहीं थे, ये देख गडाकोला के निवासी थे। जिला उन्नाव, और उन्नाव कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, समझ में आया? तो इनका जन्म 1899 में महिसादल में इनका जन्म होता है, जो बंगाल में पड़ता है। और लेकिन ये मूलतः इनका पितृगांव गडाकोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। और इनकी मृत्यु की बात करें तो 1961 ईस्वी में इनका निधन हो जाता है, इनका देहांत हो जाता है। याद हो गया? 1800 याद करना है आप लोगों को। 1899 में जन्म होता है, 1961 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहां होता है इनका जन्म? महिसादल में। लेकिन ये मूलतः निवासी कहां के थे? गडाकोला के थे। अब कहोगे सर इनका जन्म यहां क्यों हुआ? ये इनके मामा थे यहां, यानी इनके मामा के घर इनका जन्म हुआ था। यानी कि मैं ये कहूं आपको, एक सीधी सी भाषा में समझाऊं तो इनकी जो माता के घर, यानी माता का ससुराल तो कौन सा था? गडाकोला निवासी। लेकिन उनके घर, जिन घर में इनकी माता का जन्म हुआ, वहां इनका जन्म हुआ था। तो हम कह सकते हैं इनके मामा के घर इनका जन्म हुआ था। याद हो गया? तो यह हमें याद करना है। तो कितनी बातें याद करनी है हमें इस स्लाइड्स में? इतना ही याद करना है कि 1899 में जन्म होता है, 1961 में मृत्यु होती है, महिसादल में जन्म होता है। लेकिन इनका मूलतः जो गांव था, उस गांव का नाम क्या था? गडाकोला था, जिला उन्नाव। बस इतना ध्यान रखना है, बस याद हो गया? आगे देखिए, आगे हम बात करें निराला जी की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक। ये क्या मांझरा है अभी? औपचारिक क्या होता है? औपचारिक होता है विद्यालय द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा। आपसे पूछे औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा में अंतर बताइए, अंतर लिखिए। या औपचारिक शिक्षा परिवार या समाज, माता पिता द्वारा दी जाती है या विद्यालय द्वारा ली जाती है? तो ध्यान रखना, औपचारिक का नाम आ जाए तो याद रखना स्कूली शिक्षा, यानी विद्यालय द्वारा, स्कूल द्वारा, विश्वविद्यालय द्वारा जो भी शिक्षा प्राप्त की जाती है उसे औपचारिक शिक्षा कहा जाता है। और जो माता पिता, परिवार, समाज द्वारा जो शिक्षा दी जाती है उसे कहा जाता है दोस्तों, उसे कहा जाता है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा क्या कहा जाता है बेटा? अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनकी स्कूली शिक्षा या औपचारिक शिक्षा कहां तक हुई है? मात्र 9वीं तक हुई है। यानी कि जो आप विद्यालय में शुरू से एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे पढ़ते हैं ना, ऐसे ही निराला जी ने 9वीं तक स्कूल से शिक्षा प्राप्त की थी। और कहां प्राप्त की थी? महिसादल में। पूछा जा सकता है कि उन्होंने अपनी औपचारिक शिक्षा अपने मामा के घर ही, जहां इनका जन्म हुआ, तो वहीं पर अपनी औपचारिक शिक्षा 9वीं तक कक्षा पास करते हैं, ये ध्यान रखना। पूछा भी जा सकता है कैसे, इन्होंने 9वीं कक्षा कहां से पास की या कहां से प्राप्त की? महिसादल में या गडाकोला में? तो महिसादल में, ध्यान रखना। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया। देखो इस शब्द को समझो, स्वाध्याय से। यदि मैं इसका टुकड़ा करता हूं, संधि विच्छेद करता हूं, तो क्या होगा? स्वेधन
अध्याय। स्व एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है स्वयं या अपना या खुद, यानी खुद अध्ययन करके, यानी खुद अध्ययन करके, यानी कि जैसे हम इन्होंने 9वीं तक शिक्षा प्राप्त की, फिर घर पर बैठ करके या कोई वर्क करते हुए स्वयं अध्ययन करके इन्होंने कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया, संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया इन्होंने, ध्यान रखना। तो कितनी अच्छी बात है। यानी एक बात तो यह है, हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हिंदी भाषा समझ लिया मान लो, अब अंग्रेजी को समझने में बहुत ही समस्या आती है, कहते हैं ये अंग्रेजी भाषा क्यों, अंग्रेजों ने क्यों छोड़ दी। चलो वो बात सही है, प्राचीन भाषा संस्कृत और सीखनी पड़ती है, और कहीं जॉब करने जाते हैं फिर कहते हैं एक लैंग्वेज और सीखो कोई अदर। तो यहां तो एक स्कूल में हिंदी तो सीख लिया कैसे तैसे करके, अब अंग्रेजी और सीखो, संस्कृत और सीखो। और इन्होंने देखो वहां तो हमें सिखाने के लिए कोई था स्कूल में, यहां देखो स्वाध्याय, यानी स्वयं अध्ययन करके, स्वयं पढ़ करके संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का क्या किया इन्होंने, अध्ययन किया है, ध्यान रखना। तो याद हो गया, औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में प्राप्त करते हैं और स्वयं अध्ययन करके संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी विषय का या भाषा का क्या किया, ज्ञान प्राप्त किया है। आगे, वे संगीत और दर्शन शास्त्र के गहरे अध्येता, यानी उनको संगीत की और दर्शन शास्त्र एक विषय एक होता है उसकी भी गहरी जानकारी थी। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी की विचारधारा उन पर विशेष प्रभाव डाला। आपसे पूछा जाए कि निराला जी पर सर्वाधिक प्रभाव किनका पड़ा, किन व्यक्तियों का पड़ा, किन विद्वानों का पड़ा, तो रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी का। और विवेकानंद जी को तो ये अपना आध्यात्मिक गुरु मानते हैं। क्या मानते हैं, आध्यात्मिक गुरु मानते हैं। और रामकृष्ण परमहंस किसके गुरु थे, स्वामी विवेकानंद के, जिनके बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र सॉरी, ठीक है। तो ये संगीत और दर्शन शास्त्र के बहुत गहरे जानकारी थी, इनको अध्येता थे ये। रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद जी के इनके विचारों पर प्रभाव पड़ा है। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों अर्थात संघर्षों से भरा हुआ है। ये क्या माजरा है भी वो समझ लो। सबसे पहले 1918 में 1918 में इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और पत्नी की प्रेरणा द्वारा ही इन्होंने अपने साहित्य में रुचि जागृत हुई थी। ध्यान पूछा ना, किसकी प्रेरणा से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य में कविता लिखने लगे, तो पत्नी की प्रेरणा से। तो सबसे पहले इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, फिर पत्नी की मृत्यु होने के बाद में इनके पिता की मृत्यु हो गई, उसके बाद में इनके चाचा की मृत्यु हो गई, फिर उसके बाद में इनके चचेरे भाई की मृत्यु हो गई, उसके बाद में अंत में इनकी पुत्री की मृत्यु हो गई जिसका नाम है सरोज था, और जिसके लिए 1935 में इन्होंने सरोज स्मृति भी लिखा था। सरोज स्मृति, जिसे हिंदी साहित्य का 100 गीत कहा जाता है, पहला 100 गीत कहा जाता है। तो इनका जो पारिवारिक जीवन था वो जीवन दुख और संघर्षों से भरा हुआ था। कैसे भरा हुआ था, पत्नी की मृत्यु हो जाती है, पिता की मृत्यु हो जाती है, चाचा की मृत्यु हो जाती है, फिर चचेरे भाई की मृत्यु हो जाती है, और अंत में उनकी इकलौती पुत्री सरोज थी, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और उन्हीं के जब वो टूट चुके थे अत्यंत रूप से, जब अंत में उनकी पुत्री की मृत्यु हो जाती है, तो उन्होंने सरोज स्मृति लिख दी 1935 में, जिसे हिंदी साहित्य का पहला 100 गीत भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, याद हो रहा है ना आप लोगों को, आत्मीय जनों को असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। अभी बताया ना, आत्मीय क्या होता है, स्वजन होता है, स्वजन। स्वजन किसे कहते हैं, अपने लोगों को, अपने लोग। आप लोग पर्यायवाची ध्यान रखते हैं ना, ऐसे ही अर्थ बता रहा हूं मैं। आत्मिक अर्थ क्या होता है, स्वजन होता है, स्व यानी अपना, जन यानी लोग, यानी अपने लोगों की असामयिक निधन, असामयिक मृत्यु से, उनको अंदर से भी खोखला। आप लोगों को पता है जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो साल, 2 साल, 3 साल तक तो व्यक्ति उभर नहीं पाता, वह परिवार बिल्कुल गम में डूबा रहता है, कोई त्योहार भी नहीं बनाता है। उनको खुशी यदि सामने परिवार में किसी में बनाई जा रही है तो उनको खुशी भी नहीं होती है किसी प्रकार से। तो इनकी तो देखो, पत्नी, पिता, चाचा, चचेरा भाई, फिर अंत में एक इकलौती पुत्री थी, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो व्यक्ति को तोड़ दिया जाता है। साहित्यिक मोर्चों पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। अनवरत होता है दोस्तों लगातार,
यानी साहित्यिक मोर्चों पर, यानी साहित्य संबंधी जो भी मोर्चा होता, जो भी आंदोलन होता, वहां पर वो लगातार संघर्ष किया उन्होंने। ठीक है, ऐसे ही समझना हम लोगों को। अब देखो इनकी काव्य रचनाएं हैं। इनकी सबसे पहले कविता जूही की कली थी, जो 1916 में प्रकाशित हुई थी, आज आगे लिखा भी हुआ है। अब काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं तो आपको याद करना है। अनामिका है, जिसका प्रकाशन 1923 में होता है। परिमल है, जिसका प्रकाशन 1930 में होता है। सरोज स्मृति है, जिसका प्रकाशन 1935 में होता है। ध्यान रखना, इन्होंने यह अपनी पुत्री की मृत्यु के बाद लिखा है, पुत्री की मृत्यु के बाद लिखा है, जिसे हिंदी साहित्य का पहला यानी कि प्रथम शोक गीत भी कहा जाता है, शोक गीत भी कहा जाता है। राम की शक्ति पूजा 1936 में लिखा, गीतिका 1936 में लिखा, तुलसीदास 1938 में लिखा। ध्यान रखना, राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास बहुत बड़ी रचना इनकी। ठीक है, काव्य रचनाएं हैं जो प्रबंधात्मक रचना के रूप में गिनी जाती हैं, प्रबंध काव्य के रूप में गिना जाता है। तो याद हो गया, अनामिका, परिमल, गीतिका, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, इस प्रकार से आप लोग याद रखना है। आपसे पूछा जाए, यानी कि ये वस्तुनिष्ठ आ गया, एग्जाम हमारा एमसीक्यू हो गया तो भी 4 रचनाएं देगा, फिर पूछे कौन सी रचना निराला जी की है, या डेस्क्रिप्टिव आपसे पूछा जाए, लिखा हुआ हो गया तब भी आपको याद रखना है कि पूछा जाएगा कि साहित्यिक परिचय के बारे में या रचनाओं के बारे में बताइए कौन कौन सी रचनाएं निराला जी ने लिखी है, तो हमें याद होना चाहिए। ऐसे अनामिका, गीतिका, तुलसीदास, ठीक है, राम की शक्ति पूजा, इस प्रकार सरोज स्मृति, परिमल, इस प्रकार से हमें याद होना जरूरी है। नेक्स्ट है अनिमा 1943 में, नए पत्ते 1946, बेला 1946, कुकुरमुता 1948। ठीक है, याद हो गया। देखो कैसे याद रखना है, बता देता हूं मैं आपको एक बार। ऐसे याद रखना है, एक एक रचनाएं, सन याद मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी रचना याद रखना। अनामिका हो गया, परिमल हो गया, लिख लिख के याद करना है। गीतिका हो गया, राम की शक्ति पूजा हो गया, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास हो गया, अनिमा हो गया, ठीक है, नए पत्ते हो गया, बेला हो गई, कुकुरमुत्ता हो गया। ऐसे हमें याद रखना है, एक एक रचनाओं याद ऐसे नहीं होंगी ये कि आप सोचो सर ने ऐसे ही लिख दी, सर ने भी याद किया है इनको। एक बार पढ़ने से याद नहीं होता, कम से कम 10 बार रिपीट करना पड़ता है एक एक रचना को, फिर से याद होता है। तो आप लोगों को मैं बार बार इसीलिए याद करा रहा हूं, ऐसे जरूरी है सारी याद हो। ऐसे अनामिका, उल्टे सुल्टे आपसे क्रम वाइज नहीं पूछ रहा, आपसे उल्टे सुल्टे याद रहे। हाँ, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, अनिमा, नए पत्ते, बेला, अनामिका, परिमल, गीतिका, इस प्रकार से याद रखना है। ठीक है, ऐसे हमें इनकी काव्य रचनाएं याद रखनी है। आगे देखिए, निराला की सर्वप्रथम कविता जूही की कली है, जिसका प्रकाशन 1916 में होता है। मैंने बताया ना, आपसे पूछा जाएगा कि निराला जी की सर्वप्रथम कविता कौन सी प्रकाशित होती है या क्या नाम है उसका, तो जूही की कली, जो 1916 में प्रकाशित होती है। उपन्यास, कहानी, आलोचना, निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है, यानी कि ख्याति यानी वो प्रसिद्ध है, अविस्मरणीय यानी उनको भूला नहीं जा सकता, उनको भूला नहीं जा सकता, भुलाया जा नहीं सकता। निराला रचनावली 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाश है। इन्होंने जो भी लिखा, उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक, काव्य रचनाएं, कविता संग्रह, जो भी लिखा है वह सब निराला रचनावली के नाम से 8 खंडों में प्रकाशित करवा दिया इन्होंने। आपसे पूछा जाएगा निराला जी का संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली के नाम से कितने खंडों में प्रकाशित करवाया गया, तो कितने खंडों में प्रकाशित करवाया गया है? 8 खंडों में प्रकाशित करवाया गया है। ठीक है, अंत में एक बार फिर से समझा दूंगा, चिंता नहीं करनी आप लोगों, बस याद करना साथ साथ। ठीक है, आगे देखिए। अब देखो इन्हें भी जाने, इसका मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये तो हमें याद होना ही होना है। निराला जी विस्तृत सरोकारों के कवि कहे जाते हैं। हिंदी साहित्य जगत में निराला के लिए महाप्राण शब्द का प्रयोग किया, और इसका प्रयोग कौन करता है? गंगा प्रसाद पांडे जी। यानी कि निराला को हिंदी साहित्य में किस नाम से जाना जाता है? भी महाप्राण के नाम से जाना जाता है। और यह इस नाम का प्रयोग गंगा प्रसाद पांडे ने महाप्राण निराला नामक आलोचनात्मक पुस्तक लिख करके यह नाम दिया गया। यानी सूर्यकांत त्रिपाठी नाम था,
एक उपाधि तो निराला थी उनकी, दूसरी उपाधि महाप्राण के नाम से जाना जाता है हिंदी साहित्य जगत में। यह नाम किसने दिया? गंगा प्रसाद पांडे ने दिया। और महाप्राण निराला नामक एक आलोचनात्मक समीक्षात्मक पुस्तक लिख करके यह नाम दिया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें विस्तृत सरोकारों का कवि भी कहा जाता है। ठीक है, और इन्हें हिंदी साहित्य जगत में किस नाम से? महाप्राण के नाम से, जो नाम किसने दिया? गंगा प्रसाद पांडे ने। ठीक है, आगे देखो, ये हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कवि माने जाते हैं। मतलब क्या हो गया? यानी कोई भी कविता, जैसे मैंने लिखा कविता, यदि मैं इसे पर्यायवाची शब्द भी बताऊं, अनेक सारे अर्थ बताऊं, तो मैं इसे क्या कह सकता हूं? पद भी कह सकता हूं, इसे काव्य भी कह सकता हूं। और पद, कविता, काव्य क्या होता है? जिसमें छंदों का प्रयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण बात यही है, छंदों का प्रयोग, या जिसमें काव्य शास्त्रों का प्रयोग, जिसमें काव्य शास्त्र का प्रयोग किया जाता है। और काव्य शास्त्र का मतलब होता है जिसमें छंद, अलंकार, रस, शब्द शक्ति, गुण मौजूद होते हैं, उसे काव्य शास्त्र कहा जाता है। ठीक है, हाँ, तो ये हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कर दिया, यानी कविता को छंदों से मुक्त कर दिया, यानी कि इन्होंने कहा कि कविता बिना छंदों के भी लिखी जा सकती है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मुक्तक छंद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि हिंदी साहित्य जगत में कविता को छंदों की परिधि से अलग किसने किया, मुक्त किसने किया? तो किसने किया? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। इसलिए इन्हें मुक्तक छंद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। और मुक्तक छंद को केचवा या रब्बड़ छंद भी कहा जाता है, ध्यान रखना। मुक्तक छंद को केचवा या रब्बड़ छंद भी कहा जाता है। ये छायावाद के रुद्र महेश माने जाते हैं। ये देखो, ये क्या माजरा है, ये समझ में आ गया? अब देखिए, ये छायावाद के 4 बड़े स्तंभ, छायावाद के 4 बड़े स्तंभ पूछा जाए तो कौन कौन से हैं? एक तो निराला जी हो गया, निराला जी को रुद्र कहा जाता है, या महेश कहा जाता है, या शिव कहा जाता है। और नंबर 2 है विष्णु जी स्तंभों में, और विष्णु जो है पंत को कहा जाता है। पहले पंत लिखेंगे तो पहले कवियों का नाम लिख रहे हैं हम लोग। सूर्य सुमित्रानंदन पंत, जिसे विष्णु का प्रतीक माना जाता है। नंबर 3 जयशंकर प्रसाद जी हैं, जिन्हें ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है। और नंबर 4 महादेवी वर्मा जी हैं, महादेवी वर्मा, जिन्हें शक्ति या दुर्गा का प्रतीक माना जाता है। ध्यान रखना भी है, मैंने क्या कहा, मैंने यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये छायावाद के रुद्र या महेश भी माने जाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि इन्हें छायावाद का महेश कहा जाता है। छायावाद के 4 बड़े स्तंभ होते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को महेश या रुद्र का प्रतीक या रुद्र कहा गया है। सुमित्रानंदन पंत को विष्णु कहा गया है। जयशंकर प्रसाद को ब्रह्मा कहा गया है। और महादेव वर्मा को छायावाद की दुर्गा या शक्ति के नाम से पुकारा गया है। तो इन्हें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्या कहा गया है? रुद्र या महेश माने जाते हैं। ये विवेकानंद जी को अपना आध्यात्मिक गुरु भी मानते हैं। तो समझ में आ गया? मैंने बताया था अभी, क्या बताया था अभी? मैंने बताया था कि छंदों की परिधि से कविता को मुक्त करने वाले कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, इसलिए इन्हें मुक्तक छंद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। मुक्तक छंद को केचवा या रब्बड़ छंद भी कहा जाता है। ये विवेकानंद जी को अपने आध्यात्मिक गुरु मानते हैं तथा इन्हें छायावाद का रुद्र या महेश भी कहा जाता है। याद हो गया होगा बच्चों। आगे देखिए नोट, इनका जन्म रविवार को होने कारण सर्वप्रथम इनके माता पिता ने इनका नाम सूर्य कुमार रखा गया। या ऐसे पूछा जा सकता है, निराला जी के बचपन का नाम बताइए। निराला जी के बचपन का नाम तो क्या है? सूर्य कुमार, जिसे 1917-18 ईस्वी में बदलकर इन्होंने सूर्यकांत रख लिया गया। लेकिन आज वर्तमान में हिंदी साहित्य में इन्हें निराला या महाप्राण के नाम से जाना जाता है। तो कितने नाम हो गए? देखो, सूर्यकांत रविवार को जन्म हुआ
सूर्य जी का वार जिसे कहा जाता है, तो सूर्यकांत रख दिया, सॉरी सूर्य कुमार रख दिया। फिर 17-18 में इन्होंने ही बदल करके सूर्यकांत रख लिया। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण बात, इसलिए नोट डाल के लिखा है मैंने इसे अलग से। आगे देखिए, साहित्यिक विशेषता, यानी कि साहित्य में इनकी कौन कौन सी विशेषताएं, यानी हिंदी साहित्य जगत में इनका कौन कौन सा क्या क्या योगदान है, वह भी हमें पता होना चाहिए। तो निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं या विस्तृत सरोकारों के कवि कहे जाते हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित हो। यानी क्या क्या मिलता है, क्या क्या मिलता है भाई, यानी कि क्या क्या दिखाई देता है हमें उनकी कविताओं में। उनकी कविताओं में दार्शनिकता दिखाई दे, दर्शन का रूप दिखाई देता है, विद्रोह का रूप दिखाई देता है, क्रांति का रूप दिखाई देता है, प्रेम की तरलता दिखाई देता है और प्रकृति का चित्रण भी किया गया है। यह भी हमें पता होना चाहिए। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत के नए प्रयोगों को संभव किया है। यानी कि इन्होंने नए शिल्पों का प्रयोग किया है, नए नए उपमान दिए हैं, नए नए प्रतीक, नए नए बिंब जो होते हैं, नहीं ये एक बिंब का तो प्रयोग नहीं किया है प्रतीक, लेकिन इन्होंने भी किया है। तो नए शिल्प क्या होते हैं कि नई चीजें, नई चीज ही है भी, कविता को छंदों से मुक्त कर देना बहुत बड़ी बात है एक। ठीक है, बाद में तो बहुत सारे कवियों ने लिखा, जैसे रघुवीर साय जी ने भी बिना छंदों की कविता लिखी है, ऐसे ही इन्होंने भी छंद सहित भी लिखा है, छंदों से मुक्त भी किया है कविता को, यह भी हमें पता होना चाहिए। छायावाद रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग है। ये आपसे पूछे, यानी कि एक छायावाद क्या है, देख लो मैं समझा देता हूं। छायावाद आ रहा है, काफी बार तुम्हें पता नहीं होता। तो हिंदी साहित्य के 900 वर्षों को या 950 वर्षों को 4 कालखंडों में बांटा गया था। कौन कौन सा? एक तो है आदिकाल, एक है भक्ति काल, एक है रीति काल और एक है आधुनिक काल। ठीक है, ये 4 कालखंड है 900 वर्षों को। फिर एक व्यक्ति आता है जिसका, एक कवि या एक आलोचक जिसे कह सकते हैं, एक आता है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक काल को बहुत सारे भागों में बांट दिया गया, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इस प्रकार से। ठीक है, जैसे इनकी बात करें तो 4 कालखंडों में हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा गया। फिर आधुनिक काल को भी डॉक्टर नगेंद्र ने बहुत सारे नाम दे दिए, जैसे भारतेंदु युग, जिसका हम यदि समय सीमा की बात करें तो 1857 से लेकर 1900 ईस्वी तक, 1900 से लेकर 1918 तक द्विवेदी युग, और 1918 से लेकर 1936 तक जो छायावादी नाम है, छायावादी जिसकी समय सीमा होती है 1918 से लेकर के 1936। यानी कि इनके मध्य जो भी रचनाएं आई उनके छायावादी रचनाकार कहा जाता है। उन सभी कवियों में सबसे पहले मुक्तक छंद का, यानी मुक्त छंद, यानी कि बिना कविता को, बिना छंदों को, यानी किसी भी कविता को बिना छंदों के लिखना सबसे पहले प्रयोग किसने किया? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। आगे जैसे प्रगतिवाद आ जाता है 36 से 38 में, प्रयोगवाद आ जाता है 38 से लेकर 43, इस प्रकार से। ठीक है, आगे देखिए, शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहां गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी। मैंने अभी बताया था ना, उत्साह कविता में हमें क्रांतिकारी के रूप में बादल को पुकारता है कि जो शोषक वर्ग है, जो जिन गरीबों का, जिन बेरोजगारों का वह शोषण करता है, जो महाजन वर्ग है जिसे शोषक वर्ग कहा जाता है, उनको क्रांतिकारी रूप में बादल को पुकारता है। एक तरफ जो शोषित वर्ग है उसको नया जीवन देने के लिए, उनकी जिजीविका को बढ़ाने के लिए, उनको बरसने के लिए बादल को पुकार रहा है। तो 2 तरह से बादल को पुकारता है। और बादल, ध्यान रखना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का सबसे प्रिय विषय माना जाता है, यह भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो समझ में आ गया। आगे देखिए, गीत का सारांश, और यहां जो गीत दिया हुआ है उसका नाम क्या है बच्चों? उत्साह। उत्साह एक आह्वान गीत है। आह्वान का अर्थ होता है पुकारना, यानी कि पुकार। ठीक है, यानी कि
उत्साह से पुकारा गया। किसको पुकारा गया? बादल को। तो उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है, यानी कि उत्साह में बादल का आह्वान किया गया, बादल को पुकार रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। बादल निराला जी का प्रिय विषय माना जाता है। ये दोनों लाइनें बहुत महत्वपूर्ण, देखो मैंने भी गहरा काला किया हुआ है ना, बोल्ड किया हुआ है ना जिसे, तो ये हमें याद रखना है कि उत्साह एक आह्वान गीत है जिसमें बादल को संबोधित किया गया है और बादल निराला जी का सबसे प्रिय विषय है। अब बादल किस किस रूप में पुकारता है वो देखो। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, यानी कि एक तरफ तो पीड़ित प्यासे, यानी कि जो जिनकी प्यास नहीं बुझी है, खेतों की प्यास, किसानों की प्यास। किसान की प्यास कब बुझेगी? जब खेतों में उनकी फसल अच्छे से होगी। जब खेतों में अच्छी फसल हो जाएगी तो उनकी प्यास बुझ जाएगी। तो एक तरफ तो बादल, एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा, आकांक्षा होती है इच्छा, लालसा, कामना, ठीक है, आकांक्षा को पूरा करने वाला है। तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव, क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। विध्वंस, विप्लव, क्रांति की चेतना को देखो। बादल वैसे तो जैसे अंकुर होता है, अंकुर तो जैसे कि पृथ्वी के बाहर जो अंकुर बीज डाल देते हैं वह गल करके वह जब नया एक अंकुर के रूप में फूटता है तो पृथ्वी के बाहर झांकने की कोशिश करता है। कब आएगा? जब बादल बारिश करेंगे तो वह भी बाहर की दुनिया देखेगा, पृथ्वी से बाहर आएगा। एक वह है जो शोषक वर्ग है, जो गरीबों का शोषण करके, शोषित वर्ग का शोषण कर करके वह अपने सुखी के दिनों को, यानी सुखी जीवन जीने की कोशिश करता है। लेकिन बादल जो निराला जी ने प्रयोग किया है बादल का, वो दो रूपों में किया है, शोषक वर्ग के रूप में और शोषित वर्ग को तो नया जीवन देने के लिए, नवजीवन या जिजीविषा के लिए, और शोषक वर्ग को समाप्त करने के लिए क्रांतिकारी के रूप में उनका प्रयोग संबोधित किया है बादल को। ठीक है, तो समझ में आ गया गीत का सारांश। नेक्स्ट देखिए, कवि जीवन को व्यापक या समग्र दृष्टि से देखता है। व्यापक होता है विस्तृत रूप से और समग्र होता है सभी तरह से, यानी कि कवि ने जीवन को विस्तृत रूप से देखा है, समग्र रूप से सभी दृष्टियों से देखा है जीवन को। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है, यानी कि ललित कल्पना भी है, इन्हें सुंदर सुंदर कल्पनाओं का प्रयोग किया है, और क्रांति चेतना को भी प्रयोग किया है, यानी कि लोगों को डराने वाला, यानी शोषक वर्ग को डराने के लिए क्रांति के रूप में प्रयोग किया है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला ने इसे नवजीवन या नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। देखो कितनी अच्छी बात है ना। अभी मैंने बताया शोषित वर्ग, सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण है। निराला ने इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भ में, यानी कि लोगों को तो नया जीवन, नव यानी नया, नव यानी क्या होता है? नया। शोषित वर्ग को तो नया जीवन, जिसे हम कह सकते हैं जिजीविषा। क्या कह सकते हैं? जिजीविषा, जीने की इच्छा जिसे कहा जाता है। और नूतन कविता और नई कविता के रूप में भी, यानी कि नई कविता रचने के लिए। समझ में आ गया? तो सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला ने इसे नवजीवन और नूतन कविता के रूप में देखते हैं। आगे अब देखो कविता का सारांश, और जो कविता दी हुई उसका नाम क्या है? अट नहीं रही है। और मैंने बताया अट नहीं रही में फागुन की मादकता, मादकता कहते हैं सौंदर्य को। मतलब क्या हुआ? कहने का तात्पर्य क्या हो गया? इनकी जहां हमारा मन लग जाए, यानी कि जब फागुन का महीना आता है ना तो सबका मन, जब सभी तरफ देखो ना, सभी तरफ खुशी का माहौल दिखाई देता है। निराला जी ने कहा यदि मन खुश हुआ ना तो प्रत्येक महीना फागुन दिखाई देता है। यदि आपका मन खुश है ना तो प्रत्येक दिन आपको सुखी जीवन लगेगा। और यदि मन दुखी हो गया ना, हमेशा होते हैं, बट वो तो बाद की बात है, हम हारेंगे या जीतेंगे। मान लो युद्ध में चले जाएं, वो तो बाद की बात है कि हारेंगे या जीतेंगे। अरे पहले मन से नहीं हारना चाहिए। मन से इंसान हार जाता है ना, फिर वह ऊपर नहीं उड़ता, वह हारता है, उसका पतन निश्चित है। फिर मन से नहीं हारना चाहिए। तो यही तो निराला जी ने कहा है कि यदि आपका मन खुश है ना तो आपको प्रत्येक महीना फागुन जैसा दिखाई देगा। तो अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। सर्वव्यापक यानी सभी रूपों में, यानी कि
फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है, यानी कि बहुत सारे संदर्भों में, एक संदर्भ नहीं है, बहुत सारे संदर्भों में कवि ने फागुन की मादकता वर्णन किया है, अट नहीं रही है नामक कविता में। अब ये फागुन मैं बता चुका हूं, ये फागुन तो तद्भव शब्द है, ध्यान रखना, जिसे हम हिंदी का शब्द कहते हैं। और यदि मैं इसके तत्सम की बात करूं, तत्सम शब्द, तत्सम, यानी संस्कृत का शब्द की बात करूं तो क्या होता है, फाल्गुन होता है। यह हमारा अंतिम महीना है भारतीय महीनों का। वैसे मैं नाम लिख देता हूं, आपको याद भी होना चाहिए। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। ये हैं हमारे भारतीय महीनों के नाम। जैसे अंग्रेजी महीनों के नाम तो आपको याद है, जनवरी, फरवरी, तो हमारे भारतीय महीने भी याद होना चाहिए। ये सारे तत्सम शब्द लिखे हैं। और तद्भव हिंदी वाले बनाएंगे तो चैत्र को चेत कर देंगे, वैशाख को बैसाख कर देंगे, ज्येष्ठ को जेठ कर देंगे, आषाढ़ को साढ़ कर देंगे, श्रावण को सावन कर देंगे, भाद्रपद को भादवा कर देंगे, आश्विन को आशोज कर देंगे, कार्तिक को कार्तिक, मार्गशीर्ष को माघ, पूष, फागुन को फागुन। इस प्रकार से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। ऐसे हमें याद होना चाहिए। तो अट नहीं रही कविता में फागुन की मादकता या सौंदर्यता या सौंदर्य का वर्णन किया गया है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य या उल्लास दिखाई पड़ता है। देखो आगे ना बात, मैंने कहा ना, यानी इंसान का यदि मन प्रसन्न है, इंसान का यदि मन प्रसन्न है तो उसे प्रत्येक महीना फागुन नजर आएगा। यदि इंसान का मन खुश है तो उसे प्रत्येक दिन सुखी नजर आएगा। आप लोग सोचते हैं कि हमारे परसेंटेज 95 बननी चाहिए, सोच करके पढ़ाई नहीं कर रहे। अरे आपका काम है कर्म करना, बस कर्म करो ईमानदारी से, अपने आप ही सफल हो जाओगे, अच्छी परसेंटेज बनेगी। 95 क्या 100% नंबर आएंगे फिर तुम्हारे। टर्म 1 में भी 100% आए ना, 40 में 40 नंबर प्राप्त किए ना आपने, तो ऐसे टर्म 2 में प्राप्त करेंगे। जैसा बता रहा हूं बस वैसे पढ़ना, उतना ही पढ़ना जितना मैं बता रहा हूं। और एक चीज को मैं 2 बार रिपीट भी कर रहा हूं, कम से कम 2 बार कर रहा हूं, ठीक है। आगे देखिए, सुंदर शब्दों के चयन और लय की कविता को भी फागुन की तरह सुंदर व ललित बनाया गया है, ठीक है। सुंदर व ललित बनाया गया है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, समझ में आ गया? कोई दिक्कत है क्या इसमें? बताइए मुझे, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है? आगे देखिए। अब देखिए, हमने जितना पढ़ा है ना उसका हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ अभ्यास प्रश्न लेकर आए जिससे आप लोगों को याद हो जाएगा। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, निराला जी का जन्म कब हुआ? बताइए जल्दी से। 1898 ईस्वी में, ईस्वी लगा लीजिए, 1899 में, 1999 में, या 1998 में? जल्दी से बताइए, निराला जी का जन्म कब हुआ? मैंने बताया था ना, निराला जी का जन्म होता है दोस्तों 1899 ईस्वी में। और मृत्यु कब होती है भाई? 1961 ईस्वी में। जन्म कहां होता है? बंगाल के महिषादल में, ठीक है। कहां पड़ता है? बंगाल में। लेकिन स्वयं कहां के थे वो? गढ़ाकोला के निवासी थे। जिला कौन सा पड़ता है? उन्नाव पड़ता है। और राज्य कौन सा पड़ता है अभी? यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश पड़ता है। तो निराला जी का जन्म कब होता है? 1899 ईस्वी में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नंबर 2 प्रश्न आपके सामने उपस्थित हो चुका है, हाजिर हो चुका है, जल्दी से स्वागत कर दीजिए इसका। निराला जी की औपचारिक शिक्षा किस कक्षा तक हुई? औपचारिक यानी स्कूली शिक्षा, विद्यालय द्वारा दी गई शिक्षा। विद्यालय से कौन सी तक की कक्षा पास करते हैं ये? 9वीं तक की, 10वीं तक की,
8वीं तक की या 7वीं तक की? बताइए जल्दी से क्या होगा आप लोगों का आंसर। तो क्या होगा आपका 9वीं तक। एक बात और बता देता हूं, जयशंकर प्रसाद की, जो से जयशंकर प्रसाद जी है ना, जयशंकर प्रसाद की औपचारिक शिक्षा कहां तक होती है भाई? 8वीं तक होती है, ठीक है, और निराला जी की 9वीं तक होती है। और ये शिक्षा कहां से प्राप्त करते हैं? ये महिसादल में ही, इनके मामा के घर। ध्यान रखना, मामा घर मतलब मामा महिसादल में स्कूल है, मामा घर हम कह सकते हैं, उनका जन्म हुआ था। नंबर 3 है, निराला जी का पितृग्राम कहां है या कौन सा है? गडाकोला, महिसादल, हैदराबाद या इलाहाबाद? बताइए जल्दी से क्या होगा आप लोगों का आंसर। पितृगांव यानी पिता का गांव, यानी कि इनकी मां का ससुराल, इनकी माता जी का ससुराल, लेकिन इनका जन्म पितृग्राम में नहीं होता है, ठीक है। तो क्या था? पितृग्राम गडाकोला, जिला उन्नाव, बता चुका हूं मैं अभी। नेक्स्ट है, निराला जी का देहांत कब हुआ? ये तो मैं बता चुका हूं, बताइए जल्दी से। 1960, 61, 1961, 1861, 1860? बताइए जल्दी से क्या होगा आप लोगों का आंसर। तो कब होता है? 1961 ईस्वी में इनका क्या हो जाता है भाई? निधन हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया अच्छे से? बोलो याद हुआ नहीं हुआ? हो गया ना? तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी को। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही बने रहिए, और अड्डा 24/7 क्लास 9th और 10th पर आप सभी को प्रत्येक सब्जेक्ट ऐसे ही पढ़ाया जाएगा, जिससे आप लोगों को टर्म 2 में सिलेबस अच्छे से पूरा होगा, और टर्म 2 में हम 100% नंबर प्राप्त करेंगे। तो सभी को धन्यवाद, थैंक यू सो मच।